आइए दोस्तों देखते हैं बीपीएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन और ये 11 जून 2026 को ये हुआ है 2 दिन पहले हुआ है। और इसमें नए सवाल ऐसे-ऐसे हैं जो बीपीएससी के अन्य एग्जामों में जैसे 72 बीपीएससी में भी आ सकते हैं। तो इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नया पैटर्न भी पता चलता है और इसे बार-बार रिवीजन भी करना होता है, तो इससे पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बना है और कैसे इसे बनाना है। बीपीएससी स्टेनोग्राफर में जो हाल ही में हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न लग रहा है कि बदला हुआ आया है। साइंस के क्वेश्चन भी बहुत लंबे-लंबे आए हैं और कुछ सवाल तो ऐसे थे जो सीधे आधे पेज में है। यूपीएससी जैसा इसमें भी क्वेश्चन आया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला सवाल है 51 से शुरू होता है जीएस का सवाल और मैथ रीजनिंग के भी थे इसमें। तो जितने जीएस के हैं, करंट के और साइंस के उसको कवर करेंगे। तो चलिए पहला है, इसमें पूछा गया है कि इनमें में से कौन-सा सही सुमेलित है? जैसे सहारा के बारे में बताया गया है कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, नहीं सहारा तो पश्चिम क्षेत्र में है, ये नहीं है। अमेज़न बेसिन भूमध्यरेखीय वर्षावन, तो ये हो सकता है अमेज़न बेसिन भूमध्यरेखीय वर्षावन। टुंड्रा वनस्पति भूमध्यरेखीय वन भूमि में, ये भी गलत था। और पम्पास ध्रुव भूमि में, ये भी नहीं, ये दक्षिण अमेरिका में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेज़न बेसिन भूमध्यरेखीय वर्षावन है। नेक्स्ट इसके बाद 52 नंबर का था, पूछा गया है विस्तृत प्रवाल भित्तियों के निर्माण के बारे में कौन सा सर्वाधिक अनुकूल है? तो प्रवाल भित्ति के लिए क्या ठंडा, गहरा और अवसाद युक्त जल होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होगा। बोल रहा है गर्म, उथला, स्वच्छ और पर्याप्त प्रकाश युक्त समुद्री जल होना चाहिए। तो हाँ, ये होगा इसका सही आंसर। 53वां नंबर है, इसमें कथन और कारण है। कथन कारण के बहुत से सवाल आए हैं। तो देखिए कथन में पहला बोला गया है कि उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये सही सवाल है। सही है कथन, क्योंकि देखिए सहारा मरुस्थल जैसे है, ये तो पश्चिम एरिया में है अफ्रीका के। इसका कारण बताया गया है क्योंकि ये क्षेत्र प्रायः ठंडी महासागरीय धाराओं तथा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों की अवरोही वायु से प्रवाहित होती हैं। तो हाँ, ये भी कारण भी लग रहा है सही है। तो इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ए हो जाता। फिर इसके बाद पूछा गया है 54 नंबर में, देखिए इसमें कूट था, मिलाना था। तो इसमें फ्योर्ड, फ्योर्ड क्या है? तो फ्योर्ड हिमनदी अपरदन से बनता है, तो यह बर्फीली क्षेत्रों में बनता है। डेल्टा, डेल्टा नदी निक्षेपण से बनता है, ये भी सही था। 2 था सिकायार्डंग जो है पवन अपरदन से बनता है, ये इसका हो जाता। और एटॉल, प्रवाल वृद्धि को एटॉल कहते हैं, तो इसका ए हो जाता। सभी का 1 2 3 4 सीधे मिलान था। नेक्स्ट है 55वां नंबर। 55 नंबर में देखिए ये क्या पूछा गया है कि भारत के भौगोलिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम देखिए, सबसे उत्तर में कौन सा, क्या प्रायद्वीप पठार होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा। उत्तरी मैदान भी नहीं होगा। हिमालय, देखिए ये सही लगाया हुआ है क्योंकि सबसे उत्तर में हिमालय है, फिर उसके बाद उत्तरी मैदान आएगा, फिर प्रायद्वीप पठार आएगा, उसके बाद तटीय मैदान आएगा। इसके बाद 56 नंबर में क्या पूछा गया है, देखते हैं। देखिए 56 नंबर में पूछा गया है भारत में काली मिट्टी के निर्माण के लिए कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों के अपक्षय से होता है, तो ए नंबर सही था। इसके बाद है हिमालय एक महत्वपूर्ण जलवायु अवरोधक के रूप में कार्य करता है, तो क्योंकि यह पूरे उत्तरी भारत में मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न करता है, गलत, ये नहीं होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में प्रवेश से रोकता है, ये भी नहीं होगा। ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को भारत में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने से रोकता है, तो ये सही होगा कि ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को भारत में आने से रोकता है हिमालय। 58 नंबर का है, इसमें पूछा गया है कि पूर्व वाहिनी प्रादीप्य नदियां समांतर डेल्टा क्यों बनाती हैं? तो पूरब की ओर बहने वाली प्रादीप्य नदियां जो है डेल्टा क्यों बनाती हैं, बताया गया है। ए में है वे अपेक्षाकृत मंद ढाल पर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी के निकट अवसादों का निक्षेपण करती हैं, इसलिए बनता है डेल्टा। तो ए सही था क्योंकि प्रादीप्य भारत की नदियां मंद ढाल से बहती हैं, जबकि हिमालयी नदियां तीव्र गति से बहती हैं, तो इसलिए जो पश्चिम की ओर बहती हैं तो वो एस्चुरी बनाती हैं डेल्टा की बजाय, जैसे नर्मदा, ताप्ती। तो इसके बाद नेक्स्ट है 59 नंबर का। इसमें पूछा गया है पूर्वी भारत में लौह एवं इस्पात उद्योगों के संकेंद्रण को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप स्पष्ट करता है? तो पहला ए में था लौह एसएफ, कोयला, जल संसाधनों और परिवहन नेटवर्क का निकट होना। तो हाँ, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि पूर्वी भारत में लौह एसएफ हो गए, कोयला हो गया, जल संसाधन नेटवर्क का जो अच्छा विकास हुआ है, इसलिए वहाँ लौह एसएफ उद्योग मिलते हैं। जबकि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, समुद्री हिम का उपलब्धता ये नहीं है। उच्च कपास उत्पादन आंध्र तटवाई के कारण लोहा वाला तो नहीं होगा। मरुस्थलीय वाला ये भी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सीधे यहाँ से छट जा रहा है।
तो अच्छा है कि ऑप्शन पर दिमाग लगाने के बाद ऑप्शन छँट जा रहा है। इसके बाद 60 नंबर में देखिए पूछा गया है भारतीय मानसून के कथनों पर विचार करना था। तो मानसून से पूछा गया है कि अरब सागर की शाखा पश्चिम तट के साथ भारी वर्षा कराती है। हाँ, कराती है। बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्वी भारत तथा गंगा के मैदानी वर्षा में योगदान देती है। हाँ, तो देती है। दक्षिण पश्चिम मानसून समानतः पंजाब और हरियाणा में शीतकाल में वर्षा लाती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में शीतकाल में वर्षा पश्चिम विक्षोभ से होता है। तो इसका आंसर हो जाता केवल बी हो जाता 1 और 2। फिर 61 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है। 61 नंबर में पूछा गया है, सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ कॉलेज था उसके बारे में डेविड लिलीवेल्ड ने इस तरह बताया है। तो सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ कॉलेज के बारे में डेविड लिलीवेल्ड ने क्या बताया? ये पूरी तरह से धार्मिक संस्था थी, ये नहीं। कृषि विकास केंद्र, ये भी नहीं होगा। एक ब्रिटिश मशीनरी परियोजना, ये भी नहीं। एक गहन राजनीतिक उद्यम, तो एक गहन राजनीतिक उद्यम बताया था डेविड लिलीवेल्ड ने। नेक्स्ट है, महिला और पुरुषों के बीच एक तुलना की लेखिका कौन थी? तो ये हो जाएगा ताराबाई शिंदे थी। महिला और पुरुषों की तुलना एक पुस्तक लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। फिर पूछा गया है 63 नंबर सवाल में, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में अपने स्वतंत्र स्वागत भाषण में राजेंद्र प्रसाद ने जोर दिया था। तो रामगढ़ अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद ने जोर दिया था, बिहारियों को कहा था कि आंदोलन में भाग लेना चाहिए गांधीवादी तरीकों से, और भारत को आजाद कराने के लिए कहा था। तो देखिए पहला बताया गया है ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना, ये तो नहीं कहा था। औपनिवेशिक शासन के कारण के रूप में बिहारियों का पिछड़ापन, और तीसरा है राष्ट्रीय प्रयासों में बिहारियों की जिम्मेदारी साझा करने की जरूरत, उन्होंने कहा था। गांधीवादी सिद्धांतों को स्वीकार नहीं, गांधीवादी सिद्धांतों को स्वीकार किया था। तो मेरे अनुसार से इसका आंसर बी और सी में जो चल जाए। अब बीपीएससी इसका कौन सा आंसर देता है देखना पड़ेगा, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के कारण बिहारियों में पिछड़ापन, तो ये तो पिछड़ापन था ही, लेकिन उन्होंने भाषण में क्या जोर दिया था, तो ये सी ज्यादा हो सकता है बेहतर। लेकिन बीपीएससी देखिए क्या करता है आंसर में। इसके बाद 64 नंबर में पूछा गया है, मुस्लिम लीग की बिहार शाखा 13 से 14 अप्रैल 1940 के में अपना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो मुस्लिम लीग ने यह सम्मेलन मुजफ्फरपुर में आयोजित किया था। तो देखिए इसका मुजफ्फरपुर ऑप्शन नहीं है, तो पटना देता है क्या बीपीएससी, या फिर ये क्वेश्चन भी डिलीट करेगा आयोग? अब देखिए बीपीएससी डिलीट करता है क्या। नेक्स्ट है 65 नंबर सवाल में पूछा गया है, कांग्रेस के अधिवेशन और उसके अध्यक्षों को मिलान करना था। तो देखिए कैसे मिलाना था। कलकत्ता अधिवेशन 1886 का, ये तो पता होगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन में देख लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन से ही बन जा रहा है कि ए का 4, बी का 3। तो इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूलियो ने किया था, 90 का अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था, और जबकि मद्रास का 1898 का आनंद मोहन ने किया था। ये सवाल रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर पूछा गया है 66 में 66 नंबर सवाल में ये पूछा गया है कि कथनों पर विचार करना। देखिए ये सवाल कितना लंबा है, पूरे आधा पेज का क्वेश्चन है। तो देखिए इसे छोटा करने के बाद भी पूरा नहीं आ पा रहा है, और छोटा करने के बाद यहाँ तक देखते हैं। देखिए पहला कथन में ये कहा गया था कि लाला लाजपत राय ने अपने देशवासियों को याद दिलाया कि सरकारी अधिकारी हमारी सेवा के लिए हैं, हम पर शासन करने के लिए नहीं है, जेलों से या तो मौत से मत डरो। तो ये सही कथन है, लाला लाजपत राय जी ने ऐसा कहा होगा आजादी के समय। फिर दूसरा पूछा बताया कथन में है, अजित सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में 30 करोड़ भारतीय 1.5 लाख अंग्रेजों को उनके बंदूकों के बावजूद आसानी से हरा सकते हैं। हाँ, तो ये भी हो सकता है, इसलिए 1 और 2 सही होगा। देखिए पूरे आधे पेज का सवाल था, तो यूपीएससी जैसा बीपीएससी भी सवाल पूछ रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट सवाल है कि क्रम में सजाना था, जैसे पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, बंगाल नील किसान विद्रोह, फिर दक्कन के दंगे और संथाल विद्रोह। तो इसमें सजाना था, तो देख लीजिए सबसे पहले अगर आपको ये संथाल याद होगा 1855-56 में हुआ था, फिर दक्कन 1875 में दक्कन का दंगा, नील विद्रोह 1859 में हुआ था। तो संथाल विद्रोह पहले 4 है, यहाँ है, फिर उसके बाद 2 होगा, 2 है, फिर 3 है, और पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम ये 1900 ईस्वी में आया था। तो लास्ट में हो जाएगा आपको एक, तो सबसे लास्ट में सी में था एक, तो एक हो जाएगा पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1900 ईस्वी में आया था। इसके बाद 68 नंबर में पूछा गया है 1919 के अधिनियम के बारे में पूछा गया है। 1919 के अधिनियम में पहला कथन है, केंद्र में द्विसदनीय विधायक का प्रावधान किया गया था। तो हाँ, ये प्रावधान किया गया था। ऊपरी सदन राज्य परिषद और निचला सदन को विधानसभा शामिल थी। हाँ, ये भी सही था। राज्य विधान परिषद में 60 सदस्य थे, जिनमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत थे। तो ये भी सही था। और चौथा कथन है कि विधानसभा में 135 सदस्य थे। गलत, क्योंकि विधानसभा में 1919 के अधिनियम के तहत 145 सदस्य थे। तो 4 गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो 3 ये जिसने भी लगाया है ये सही है। फिर इसके बाद 69 किधर गया?
69 में कथन और कारण के बारे में कथन और कारण है। तो देखिए अभी कथन कहा गया है 1980 के दशक की शुरुआत में भारत की राजनीति स्थिति 1857 के बाद सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक माना जाता है। तो 80 के दशक में हो सकता है माना जाता है। चलिए फिर कारण में कहा गया है क्योंकि 1885 में महंगी विदेश नीति के फैसलों की एक श्रृंखला ने भारतीय वित्तीय भार को बदतर किया और राष्ट्रवादी गुस्से को बढ़ावा दिया। तो हाँ, दोनों सही है, कारण और कथन दोनों सही हो सकता है। अब देखते हैं आयोग क्या देता है, लेकिन ये दोनों सही होगा। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। इसके बाद है 70 नंबर में देखिए पूछा गया है कि मजदूरों के हड़ताल के बारे में कौन सा कथन विचार करना है सही है। तो पहला कथन है खड़गपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप में मजदूरों ने कम वेतन के खिलाफ 1927 में हड़ताल किया था। तो ये सही है। दूसरा जनवरी से जुलाई 1928 में लिलुआ रेल वर्कशॉप में हड़ताल हुआ था। तो ये भी हुआ था। फिर 1928 में चेंगेल और बोरिया में जूट मिलों की हड़तालें हुई थी। तो ये भी सही है। हड़तालें ये हुई थी। फिर अप्रैल से अक्टूबर 1928 में बॉम्बे कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल किया था। तो ये भी सही है। तो आजादी के समय मजदूर तो हड़ताल करेंगे ही। इतना भी कॉमन सेंस लगा के इसको बनाया जा सकता था। तो इसका आंसर सी होता। फिर इसके बाद है 71 नंबर में पूछा गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने प्रारंभ में कितने विकास खंडों में ये शुरू किया गया था। तो 55 विकास खंडों में से शुरू किया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय। फिर 72 में क्या पूछा गया, देखिए 72वें नंबर में पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में किसकी खतरा बताया गया है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में खतरा बताया गया है विदेशी हस्तक्षेप, ये नहीं होगा। जाति और वर्ग पक्षपात ये हो सकता है। तकनीकी विफलता और प्राकृतिक आपदा, हमें लग रहा है ये प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है। अब इसमें तो ऑप्शन ई जो आया है ये प्रयास नहीं किया गया होता है, तो ई तो मार नहीं सकते हैं अगर दो ऑप्शन आ गया तो। अब इसे देखिए आयोग क्या करता है, हमें लग रहा है ये सवाल आयोग डिलीट करेगा क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में किसका खतरा बताया गया है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जाति और वर्ग पक्षपात के आधार पर सामुदायिक विकास नहीं हो सकता, ये खतरा हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं भी तो हो सकती हैं कि अगर कोई सामुदायिक विकास कार्यक्रम करना है, अगर प्राकृतिक आपदा बड़े पैमाने पर आ जाती है तो विकास को प्रभावित करेंगे। लेकिन बी के साथ जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है 73वां सवाल पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज संस्था की स्थापना किन राज्यों में हुई थी। तो ये पता होगा आप लोग को, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हुई थी। आंध्र प्रदेश के नागौर में नेहरू जी ने शुरू किया था पहली बार। फिर पंचायती राज से ही आया है। पंचायती राज से आ गए 2-3 सवाल। दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसने किया था। तो अशोक मेहता समिति ने किया था जिसकी स्थापना 1977-78 में हुई थी। फिर 75 नंबर में देखिए 75वां में पूछा गया है भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने की शक्ति अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 85 में होना चाहिए क्योंकि 32 तो होगा नहीं, 110 भी नहीं होगा और 156 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर 85 होगा। 17वां क्वेश्चन भी करते हैं 85 के तहत। फिर पूछा गया है किसके पास यह निर्णय लेने का अधिकार है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं कोई भी धन विधेयक है या नहीं। इसके बाद 78 नंबर में देखिए पूछा गया है कि राज्यसभा के विशेष शक्तियों के संबंधित तालिका पर विचार करना है कि राज्यसभा के विशेष शक्ति कौन कौन से हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, इन चारों में राज्यसभा की विशेष शक्ति के बारे में ऐसे 249 है, संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है तो राज्यसभा के ये अधिकार है। चलिए ये सही है। 312 है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, तो ये भी कर सकती है राज्यसभा का, ये विशेष अधिकार है। 368 में संविधान संशोधन, तो ये सिर्फ राज्यसभा नहीं, ये इसमें लोकसभा को भी अधिकार प्राप्त होता है। दोनों बराबर रूप से बारी बारी करके पास किया जाता है संविधान संशोधन विधेयक, तो ये नहीं होगा। 75 में मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी, ये विशेष अधिकार तो लोकसभा में होना चाहिए, तो इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 और 2 भी लगाया गया है, तो ये सही है। फिर इसके बाद है 79 79, इसके बाद हिंदी में नहीं था ये पेज तो इंग्लिश में ही इसको पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ आर्टिकल दिया गया है और प्रोविजन है। तो आर्टिकल 153 में क्या है बताया गया, गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, तो सभी राज्य में राज्यपाल होंगे, सही है। 154 में है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, तो ये भी सही है, राज्य की पावर कार्यपालिका है 154 में। फिर 55 में है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 155 में, ये भी सही है। फिर 156 में है टर्म ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर का कार्यकाल 156 में, तो ये भी सही था। ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी चारों सही थे। फिर 80वां नंबर में देखिए पूछा गया है कंसीडर ऑफ द फ्लोइंग टेबल रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। तो 141 में है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स पर, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी लॉ होते हैं वो सभी कोर्ट पर लागू होते हैं, 141 में ऐसा कहा गया है, तो हाँ ये हो सकता है। फिर 142 में है कि इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड
ऑर्डर्स। तो 142 में उसके सुप्रीम कोर्ट के डिग्रीज और ऑर्डर के बारे में, तो ये भी सही है। फिर 143 में है प्रेसिडेंट पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है सलाह मांगने का, सुप्रीम कोर्ट से 145 में ये बताया गया, तो ये भी सही है। फिर 144 में है ऑथोरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अथॉरिटी हैं उन्हें ऐड करने का अधिकार है, 144 में ये कहा गया है, तो हमें लग रहा है ये भी सही है, तो सभी कथन इसमें भी सही होंगे। फिर इसके बाद है 81 नंबर में, देखिए क्या पूछा गया है। 81 में पूछा गया है कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिहार इकोनॉमी, तो बिहार इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है। बता दें इस पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 1925 से 26 के अनुसार बताया जा रहा है कि ओवर द पास्ट 3 इयर्स बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ has constantly outpaced India's GDP growth both at current and constant price, यानी कि इंडिया से ज्यादा ग्रोथ रहा है 3 ईयर से लगातार, तो ये भी सही है। और फिर ये पूछा गया एट कांस्टेंट यानी कि स्थिर मूल्य पर 2011-12 में प्राइस बिहार इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू हैव अचीव्ड 8.6% ग्रोथ 2024-25 रिगार्डिंग 6.5% भारत का उससे ज्यादा रहा है स्थिर मूल्य पर 8.6, तो लग रहा है ये भी सही है। तो अब देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है। पहला सही लग रहा है, दूसरा में थोड़ा डाउट लग, लेकिन दूसरा भी सही होना चाहिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। फिर 82 नंबर में है, इसमें पूछा गया है एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये भी बिहार इकोनॉमिक सर्वे का ही है 24-25-26 का। इसमें बताया गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रोथ को सराहना है, तो प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का सबसे अधिक वृद्धि दर सेकेंडरी सेक्टर किया था, यानी कि 2 होगा पहले, 2 फिर टर्शरी तीसरा सेक्टर किया था, फिर उसके बाद हो जाएगा एक प्राइमरी सेक्टर सबसे कम वृद्धि रहा था, तो 2 3 1 2 3 1 ए में है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद हिंदी में आ गया है क्योंकि एक पेज इंग्लिश में था, तो आप लोग इसमें मैनेज कीजिएगा। तो चलिए 83 नंबर शुरू करते हैं। 83 में पूछा गया है बिहार राजकोषीय घाटे के बारे में। देखिए ये भी आ गया है बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। 2026-27 के लिए राजकोषीय के घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद से 3% है। 2024-25 के वास्तविक राजकोषीय के घाटे से 4.2% से कम है। हाँ, तो ये सही है, 3% का लक्ष्य रखा गया है। फिर दूसरा कथन है कि 2025-26 में संशोधित अनुमानित जीएसडीपी 11.8% है, जो कि अनुमानित राजकोषीय के घाटे की सीमा 3.5% के कैपेक्स ऋण के अलावा से काफी ज्यादा है, तो ये 2 लग रहा है गलत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक सत्य है। फिर इसके बाद 84 में लिखे पूछा गया है 7 निश्चय थ्री के बारे में। बिहार सरकार द्वारा विकास के विस्तृत रोड मैप के रूप में 7 निश्चय थ्री योजना शुरू की गई है। इस योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि 2025 से 2030 तक है। 7 निश्चय 1 और 1 चला था 2015 से 20 तक चला था, और 2 चला था 2020 से 25 तक, और 3 चल रहा है 25 से 30 तक, तो ये आ सकता है। फिर इसके बाद पूछा गया है बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार के बारे में। देखिए ये भी पूरे आधे पेज का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, इसको भी छोटा करना होगा। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि बिहार में महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 में शुरू की गई थी। बजट के 2025-26 में इसमें कौन सा सही है? तो पहला कथन बताया गया है कि योजना का उद्देश्य महिला को स्वरोजगार और आजीविका का अवसर प्रदान करना है, तो ये सही है। दूसरा है इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हाँ, तो प्रदान की जा रही है। फिर तीसरा है 1.56 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान दिया जा चुका है। तो हाँ, अब तक तो दिया जा चुका है, 10,000 का प्रारंभिक अनुदान दिया जा चुका है, 3 भी सही है। लेकिन चौथा कथन में कह रहा है ये कि उद्यम शुरू करने पर 5 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। तो 5 लाख रुपए का ये इसमें डाउट है, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं महिला उद्यमी योजना में। अगर ये रहता कि महिला उद्यमी योजना है तो उसमें 10 लाख का दिया जाता था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार कूट में लग रहा है कि वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जब ऐसे कथन होते हैं किया जा सकता है तो इसमें सही होने का चांस रहता है, लेकिन फिर भी अब देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है। तो अभी आप इसको 1 2 3 सही मानकर चलिए। इसके बाद है 86 नंबर में, देखिए क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय योजना समिति के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 के आयोजन के सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी सिफारिशें दी। संदर्भ में विचार करना है, तो इसमें पहला कथन बताया गया है राज्य को सभी प्रमुख उद्योगों, सेवाओं, खनिज संसाधन, जन उपयोगी सेवाओं को अपने स्वामित्व और नियंत्रण में रखना चाहिए। क्या ऐसा रिकमेंड किया था? तो हाँ, किया था। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 ने। समिति का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को 5 वर्षों में दोगुना करना था। तो हाँ, ये भी सही था, तो दोनों कथन सही हैं। और ये राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 वाला है, नेहरू जी के अध्यक्षता में गठन हुआ था। इनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी थे। फिर इसके बाद पूछा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अवधारणा पर विचार करना है।
कृषि और उद्योगों के साथ विकास, ये गलत है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, तो ये सही है, बी सही है। फिर है 88 नंबर में, पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 स्टील प्लांट राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्थापित किए गए थे। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। फिर इसके बाद पूछा गया है 89 नंबर में देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है प्लान के बारे में है कि भारत में कौन सा प्लान प्रसिद्ध समाजवादी जयप्रकाश नारायण नेता द्वारा तैयार किया गया था। तो गांधीयन प्लान नहीं होगा, पीपुल्स प्लान भी नहीं होगा, ये सर्वोदय योजना यही था। 1952 में इसको तैयार किए थे उन्होंने। फिर इसके बाद है रोलिंग योजना के बारे में पूछा गया है। भारत में कौन सी योजना रोलिंग योजना के रूप में जानी जाती है। तो रोलिंग योजना था छठी पंचवर्षीय योजना में 1978 से 80 तक चला था। फिर इसके बाद है किताब द गोल्ड रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्मर्ड द वर्ल्ड के लिए 2026 का मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज किसे प्रदान किया गया है। विलियम डेलरिम्पल को दिया गया था 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। तो ये करंट का सवाल है, ये आ सकता है। फिर अब यहाँ से करंट शुरू हो रहे हैं। देखिए, फिर 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया था, ये पूछा गया है 92 नंबर में। तो 19 महिलाओं को दिया गया था पद्म पुरस्कार। 2026 में कुल 131 लोगों को दिया गया था पद्म पुरस्कार, जिसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था और 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था, जबकि पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया था। इसके बाद है 93 नंबर में। देखिए, 93 नंबर में पूछा गया है कि जल विज्ञान नीति कूटनीति सहभागिता को उन्नत करने के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 के विजेता कौन है। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 का वेह मदानी को दिया गया था, ये ईरान के हैं। इसके बाद पूछा गया 94 नंबर में है एमएसएमई के लिए म्यूचुअल गारंटी स्कीम, जिसको मार्च 2026 में एमएसएमई उत्पादों की सहायता के लिए संशोधित किया गया है और उसका प्रबंधन कौन सी संस्था कर रही है। तो जो ये क्रेडिट स्कीम है एमएसएमई के लिए, इसका नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एनसीजीटी कर रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद है 95 नंबर में ये पूछा गया है कि मार्च 2026 में देवी केलवाई का पारंपरिक पेट उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो देवी केलवाई से संबंधित है पेट उत्सव गोवा में मनाया गया है, इसका आंसर गोवा होगा। 96 पूछा गया है इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में घोषित किया है। तो इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस ये तेलंगाना सरकार ने किया है। इसके बाद है 97 में पूछा गया है कार्बन मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो प्रकृति 2026 का यह नई दिल्ली भारत में ही किया गया है। तो ऐसे ये आ सकता है सवाल कि कार्बन मार्केट पर सम्मेलन भारत में किया गया है। फिर इसके बाद 98 नंबर में पूछा गया है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में 81वें स्टाफ कोर्स समारोह को 22 मार्च से 24 मार्च 2026 के मध्य संबोधित किसने किया है। तो इसे एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख ने संबोधित किया था। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के 81वें स्टाफ कोर्स समारोह हुआ था। तो फिर 99 नंबर में पूछा गया है कि मार्च 2026 में टीवी नो नेटवर्क समिट इंडिया इन द वर्ल्ड को किसने संबोधित किया और कहा यह नया भारत है, अपने विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था। टीवी 9 नेटवर्क इंडिया इन द वर्ल्ड समिट मार्च में हुआ था, तो मोदी जी ने कहा था। फिर 100 नंबर में देखिए यहाँ पूछा गया है कि मार्च 2026 में एक्स पर किसने लिखा माँ कात्यायनी को वंदन, दिव्यता तथा पराक्रम की अधिष्ठात्री देवी माँ की कृपा से उनके सभी भक्तों में अपार शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हो। देखिए एक्स पर किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ये भी। तो ये दोनों प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित सवाल थे और अब एक्स पे भी क्या ट्वीट हो रहा है उसे भी बीपीएससी सवाल में बना लिया है। फिर इसके बाद 101 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। 101 में ये सरल सवाल थे कि कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर को अगर उसके दरवाजा को खुला छोड़ दिया जाता है तो कौन सा कदम सही होगा। तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। फिर 102 नंबर में पूछा गया है कथन और कारण में अभिकथन है कि दो क्षण चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जब उन्हें समान ध्रुवों के पास लाया जाता है। गलत है ये, क्योंकि समान ध्रुवों के पास प्रतिकर्षण होता है। फिर कारण में है विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ, तो कारण सही है। तो ऑप्शन में होगा अभिकथन गलत है और कारण सही है, ये डी सही हो जाएगा। फिर 103 में क्या पूछा गया है। 103 में पूछा गया, ये भी सरल है, खाना पकाने वाले बर्तनों में लकड़ी के हैंडल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वे उष्मा के खराब चालक होते हैं, इसलिए ताकि झटका ना लगे। फिर इसके बाद 104 है। 104 में पूछा गया है किन्हीं पिंडों पर विचार करना है, उन्हें परिणाम के अनुसार हल्के से भारी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हल्के से भारी क्रम में, तो सबसे हल्का से भारी, सबसे भारी कौन सा होगा। देखिए इसमें अगर आप पकड़ लेते
तो पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे भारी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी भारी होगा, न कि कृत्रिम उपग्रह और परमाणु का द्रव्यमान। तो देखिए सबसे भारी में यानी कि 2 हो जाएगा, 2 सबसे लास्ट में जहाँ होता उसे ही लगाना था। तो देखिए सबसे लास्ट में 2 था यहाँ, है ना, ये ऑप्शन डी में था। तो सबसे कम द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान, फिर चौथे में हो जाएगा पृथ्वी पर मौजूद कुल ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, तब अंत में हो जाएगा पृथ्वी का कुल द्रव्यमान सबसे भारी, ज्यादा द्रव्यमान। फिर इसके बाद है 105 नंबर में, देखिए क्या पूछा गया है। 105 में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है। तो कैसे गर्म रखता है? रात में गर्म रखता है। तो इसके बाद है दूरी के इकाइयों के अनुसार उन्हें परिणाम के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना है, बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना। देखिए 1 माइक्रोमीटर है तो कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर होता है, और 1 मिलीमीटर में कितना होता है, तो 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर होता है, जबकि पिकोमीटर में 10 टू द पावर माइनस 12 होता है, और नैनोमीटर में 10 टू द पावर माइनस 9 होता है। तो इसमें छोटा बड़े से छोटा में करना था, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा जिसमें पावर सबसे कम है, यानी कि मिलीमीटर। तो 2 से शुरू होगा, तो आंसर बी आ गया 2। फिर उसके बाद माइक्रोमीटर होगा जो 10 टू द पावर माइनस 6 होता है, फिर उसके बाद नैनोमीटर, तब लास्ट में पिकोमीटर होता। तो साइंस भी सवाल अलग-अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद है सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर 8 नंबर में पूछा गया है कि एक उपकरण किसी भौतिक राशि का मापन करता है जो उसके वास्तविक मान से बहुत निकट होता है। इस कथन को क्या कहा जाता है? तो उपकरण के बारे में पूछा गया है। भौतिक राशि का मापन करता है, तो उपकरण की परिशुद्धता, उपकरण की सटीकता। तो देखिए ऑप्शन सी भी है दोनों, तो ये हमें लग रहा है कि इसका आंसर दोनों होना चाहिए। अब देखते हैं आयोग क्या देता है, क्योंकि अगर कोई राशि है, भौतिक राशि, उपकरण को मापते हैं तो उपकरण की सटीकता तो पता चलता ही है। मापन के बहुत निकट होता है तो कथन में क्या करें, वास्तविक मापन के बहुत निकट मापता है, तो इसका मतलब उपकरण की परिशुद्धता भी हो सकता है। इसका आंसर हमें लग रहा है बीपीएससी सी देगा, तो सी के साथ चलते हैं। फिर अनुच्छेद 109 है। 109 में पूछा गया है कि सही कथन चुनना है। इसमें से बताना है एक आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। एक द्रव्यमान धनात्मक राशि है। हाँ, धनात्मक राशि है। आवेश तथा द्रव्यमान दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। गलत, द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो 1 और 2 सही है 109 में। फिर इसके बाद है 110वां सवाल में पूछा गया है, इसमें भी कथन और कारण है। तो 110 में पूछा गया है कि घरेलू विद्युत उपकरण जो 3 पिन वाले सॉकेट पर काम करता है, शीर्ष पिन को हटा दिया जाने पर भी काम करता रहेगा? तो हाँ, करता रहेगा। जो बोर्ड में 3 पिन लगा हुआ होता है ना, वही इसमें पूछा जा रहा है कि हम लोग देखते हैं जब 3 पिन रहता है, तो एक बीच मोटा वाला पिन रहता है, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए रहता है, उसको हटा देंगे तो काम करता रहेगा, ये पूछा गया है। फिर कारण में कहा गया है कि शीर्ष पिन केवल एक सुरक्षा उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर 111 में पूछा गया है, एक जीवाणु साइनोकोबालामिन किस विटामिन व किस धातु के आयन से संबंधित है? तो साइनोकोबालामिन B12 में रहता है, तो B12 कोबाल्ट से। तो 12 में पूछा गया औषधीय उपचार, 2 औषधियों की सही संगति बताना था। एनाल्जेसिक एस्पिरिन होना चाहिए जो दर्द निवारक होता है, तो के और एस तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। के साथ टी बोला जा रहा है। एनाल्जेसिक टेक्निक ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए कट गया। फिर है ट्रंक्विलाइजर। ट्रंक्विलाइजर एल के साथ कौन कौन सा है? क्यू है। क्लोरोडाई क्लोरोडाइपा डाइजापाक्साइड, क्लोरोडाइजापाक्साइड होगा, तो ट्रैंक्विलाइजर के साथ ये हो सकता है, तो बी आंसर हो सकता है। और देखते हैं एम और एस। एस एम में है एंटी फर्टिलिटी, एस में क्या है? एस में है एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन नहीं होगा, एस्पिरिन तो दर्द निवारक में आता है, तो एम वाला भी गलत हो गया, ये तो गलत हो गया था। बचा था आपको डी, एन और टी। एन में है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो एन का टी दिया गया है, नोरेस्टिरोन, ये नहीं होगा, तो इसलिए बी लग रहा है आंसर होना चाहिए। ये थोड़ा कठिन सवाल था। तो चलिए फिर नेक्स्ट है 113 में, बेकेलाइट एक ठोस मॉस यानी कि द्रव्य बहुलक के डैश से प्राप्त किया जाता है। तो बेकेलाइट में आप लोग को पता होगा, यूपीएससी पहले भी पूछा है, तो फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। तो ऑप्शन में सिर्फ ये फॉर्मल्डिहाइड वाला ए था। नोवा लैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करके बनाया जाता है, तो यही सही होता ऑप्शन ए। फिर इसके बाद 114 है। 114 में पूछा गया है कि हिस्टीडीन व प्रोलीन गंधक युक्त एमिनो अम्ल है। ए में। दूसरा है मायोनिन व लाइसिन गंधक युक्त एमिनो अम्ल है। सिस्टीन व मेथियोनिन गंधक युक्त एमिनो अम्ल है। और डी में है, कथन सी सही है और बी गलत है। तो देखिए ये सी तो सही लग रहा है, क्योंकि सिस्टीन और मेथियोनिन गंधक युक्त एमिनो अम्ल है। हिस्टिडीन हिस्टिडीन व प्रोपिलीन गंधक युक्त एमिनो अम्ल है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन बी है मेथियोनिन व लाइसिन गंधक युक्त अम्ल है, ये गलत है।
तो इसका आंसर ये सी लगाया हुआ है, सही है इसका आंसर कि बी गलत है, बाकी ए और सी सही है। फिर 115 में पूछा गया है फ्रीऑन्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रीऑन्स के बारे में है कौन सा सही नहीं है पूछा गया है कि आसानी से द्रवीभूत होने योग्य है, तो हाँ हो सकते हैं। ये मीथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक है, तो हाँ ये है। ये अत्यधिक क्रियाशील गैसें हैं, ये प्रकृति में असंक्षारक होते हैं, तो हाँ ये प्रकृति में असंक्षारक होते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील गैसें हैं, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है पूछा गया है कि कौन जल में न्यूनतम विलय है। तो जल में सबसे कम विलय ये है लिथियम फ्लोराइड, सबसे कम विलय है, और अगर अधिक पूछता तो ये हो जाता कैल्शियम क्लोराइड वाला ज्यादा विलय। फिर पूछा गया है 117 में अम्लीकृत परमैंगनेट विलयन ऑक्सलेट को किसमें ऑक्सीकृत करता है। तो अम्लीकृत परमैंगनेट विलयन जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है ऑक्सलेट को, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर 118 है, 18 में पूछा गया, ये बहुत कठिन सवाल था ये भी। जल के आयन के रंग डी ऑक्सेल में इलेक्ट्रॉनों की दृष्टि से कौन सी एक सही सुंगत है। तो कॉपर के बारे में नीला दिया गया है, और फिर यहाँ कॉपर है, श्वेत D10 है, फिर कोबाल्ट था, गुलाबी इतना है, फिर क्रोमिन था, नारंगी पीला से दिया गया था। तो ऑप्शन में देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें ये समझ में आ रहा है कि 4 ऑप्शन है, सभी चारों सही हैं, तो इसी को लगाना है, यही सही होगा। फिर इसके बाद है गैसोलीन में टेट्राइथिल लेड का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए होता है, इसका प्रयोजन के लिए है। तो गैसोलीन में टेट्राइथिल लेड ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए होता है, ये क्या है, उत्प्रेरक एजेंट के रूप में होता है, नहीं। क्वथनांक घटाने के लिए, ये भी नहीं। ज्वलनशीलता बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं। एंटी नॉक एजेंट के रूप में, हाँ, तो टेट्राइथिल लेड एंटी नॉक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर 120 में क्या पूछा गया है, 120 में ये पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। फिर इसमें सही नहीं पूछा गया है, इसे ध्यान रखना है। एबीसीडी नहीं देके KLMN दिया जा रहा है ऑप्शन। पूछा गया इन्वर्टेज एंजाइम गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में बदल देता है, तो इन्वर्टेज हो सकता है बदल देता है, चलिए। जैसे यूरिक एंजाइम यूरिया के अपघटन को उत्प्रेरित करता है, तो हाँ ये भी करता है। डाइजेस्ट एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो डाइजेस्ट नहीं, स्टार्च को माल्टोज जो है लार में पाया जाता है, टाइलिन वो बदलता है, तो एम गलत हो गया। और जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, तो हाँ ये भी सही है, यानी कि एम सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ दिया गया है कि सही नहीं है, एम सही नहीं है, तो आप आंसर यहाँ बी हो जाएगा, एम सही नहीं है। फिर उसके बाद है 121 में पूछा गया है कि जैव विविधता के प्रकार के बारे में कौन सही नहीं है। यहाँ भी पूछा गया कौन सही नहीं जैव विविधता के बारे में। देखिए अनुवांशिक विविधता जैव विविधता में होता है, जाति विविधता होता है, पारिस्थितिकी विविधता होता है, जीव विविधता शायद ये जीव विविधता नहीं होता है। अब देखते हैं बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है, तो इसका मान के चलेंगे कि जीव विविधता नहीं होता है जैव विविधता में, ठीक। फिर इसके बाद पूछा गया है वैश्विक जाति विविधता में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो जाति विविधता में भारत की हिस्सेदारी 8.1% है। इसके बाद 123 में पूछा गया संसार में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट केंद्र हैं। तो विश्व में लगभग 36 हैं, ऑप्शन में 36 है नहीं तो 38 मार सकते हैं। तो देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इसे भी ध्यान देना है 72 के लिए। फिर है 124 में पूछा गया है कौन सा कैनाबिनोइड्स नहीं है। तो देखिए कैनाबिनोइड्स नहीं है, इसमें हशीश, चरस, गांजा, हीरोइन, ये हीरोइन नहीं है कैनाबिनोसिस, बाकी हशीश, चरस और गांजा वो कैनाबिनोइड्स हैं। नेक्स्ट है विथेड्रॉल सिंड्रोम क्या है। तो विथेड्रॉल सिंड्रोम के बारे में पूछा है। विथेड्रॉल सिंड्रोम ये ऐसा सिंड्रोम होता है, आंसर इसका बी हो जाएगा। अल्कोहल की नियत मात्रा अचानक बंद कर देने से होता है, कोई दारू पी रहा था और अचानक बंद कर दिया शराब, तो इसे ही विथेड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है। बिहार में शराबबंदी है, तो ये चर्चा में था इसलिए ये आया है। फिर 126 में पूछा गया है कि इनमें से बिना निषेचन का फल विकसित होता है। तो कौन बिना निषेचन के फल बन जाता है, तो ये केला हो जाएगा ऑप्शन में। अमरूद नहीं हुआ, आम नहीं हुआ, सेब नहीं हुआ, तो केला हो जाएगा। 127 में क्या है, 127 में एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशा होता है, ये पता होगा। फिर वायरस का अर्थ पूछा गया है। तो वायरस का अर्थ क्या होता है, अर्थ पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। अर्थ एक विषैला द्रव होता है, जबकि ये एक कोशिका जीव जिसमें वास्तविक केंद्रक की अनुपस्थिति नहीं होता। ये तो सही है कि नहीं होता इसमें केंद्रक, लेकिन इसका अर्थ पूछा गया था, तो इसका अर्थ हो जाएगा विषैला द्रव। फिर 129 में है परजीवी पौधा नहीं है। कौन सा परजीवी पौधा नहीं है, तो कस्कुटा है, सेंटालम है और ओरोमबेंकी है। निलंबो नहीं है। ये निलंबो क्या है, तो निलंबो को ये कमल का फूल को कहा जाता है निलंबो, जो फ्यूचर में होता है, तो ये परजीवी नहीं है, ये तो चौपोसी है। नेक्स्ट है लाइकेन के बारे में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए बहुत बार कौन सा सही नहीं है यही पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना है। फिर लाइकेन के बारे में है कि इनमें शैवाल और कवक के बीच आपसी संबंध होता है, तो ये सही है। ये प्रदूषित क्षेत्र में नहीं होते, ये भी सही है। इसका शैवाल साथ ही पानी उपलब्ध कराता है, ये गलत है, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन उपलब्ध कराता है लाइकेन को, तो सी होगा आंसर इसका। अब बाकी सभी सही थे, कवक आश्रय प्रदान करता है। उसके बाद 131 में पूछा गया है स्तनधारियों का 3 प्रमुखों में संयोजन करना था इसका। तो देखिए इसमें आप लोग को पता होगा कि स्तनधारियों में मानव कौन सा आता है, तो मानव इथोरिया जाति में आता है, तो मानव इथोरिया में आता है, ये तो पता होगा।
मानव यूथेरिया में आता है, तो यूथेरिया बी में है और कहीं है, बी में है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। मानव यूथेरिया में आते हैं स्तनधारी, और मेटाथेरिया में कंगारू आता है, और प्रोटोथेरिया में ऑर्निथियोकस यानी कि प्रोटोथेरिया में पक्षी आते हैं। फिर इसके बाद 132 में पूछा गया है कि एक रोगी के मसूड़ों में खून आना, घाव भरने में देरी, सामान्य कमजोरी दिखाई देती है, किस विटामिन की कमी इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन सी के लिए जिम्मेदार होते हैं, सी इसको भर देता है। फिर पूछा गया है कि कीटों में एक आबादी की कई पीढ़ियों तक बार-बार कीटनाशक के संपर्क आने के बाद भी उसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेती है। यह घटना कौन सी विकासवादी तंत्र के सबसे अच्छा से समझाता है? ये उत्परिवर्तन होगा, क्योंकि अपने आप वो अंदर से प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, उत्परिवर्तित हो जाते हैं, तो आंसर इसका बी होगा, बी होगा, बी। उसके बाद है 133 के बाद 134 पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के टेम्पलेट्स के पूरक आरएनए श्रृंखला का विश्लेषण करती है? तो इसका हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, यानी कि एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए टेम्पलेट का पूर्णक आरएनए श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। फिर 135 में पूछा गया भ्रूण के प्रारंभिक विकास के दौरान कौन सी प्रक्रिया तीन प्राथमिक जर्म लेह, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण के कारण बनती है? तो भ्रूण के विकास के दौरान इसका हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन कारण बनता है। फिर इसके बाद है 36 में 136 में पूछा गया है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन तथा एटीपी के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं जिम्मेदार है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार है, एटीपी बनाता है, ऊर्जा का केंद्र है। फिर 137 में पूछा गया है कि प्रोटीन चक्र के नियंत्रित करने तथा डीएनए के प्रति प्रसार को रोकने में भूमिका के कारण जीनोम का संरक्षक कहलाता है, तो जीनोम का संरक्षक पीथ-53 कहलाता है। देखिए यहाँ ऑप्शन से ही छट जाता, सबसे अलग था, इसे मार देना था। ये भी कोशिका चक्र के दौरान पूछा गया बायोलॉजी का कठिन सवाल है, 12th का 11th का सवाल पूछा गया। फिर 138 में सरल सवाल है कि पहला स्तनधारी था जिसे बेशक सोमैटिड कोशिका क्लोन किया, तो डॉली होगा इसका, डॉली को विकसित किया गया था। 139 में पूछा गया है मानव जीनोम परियोजना के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका उद्देश्य केवल प्रोटीन कोडिंग डीएनए का अनुक्रमण था, गलत। इसने मानव जीनोम संपूर्ण डीएनए अनुक्रम का निर्धारण किया, तो हाँ ये सही है, यही हो जाएगा। ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत होगा, ये केवल देश, ये गलत। 140 में क्या पूछा गया है? 140 में ये जीके जीएस का अंतिम सवाल है। 140 में पूछा गया मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने के लिए और शैक्षिक गतिविधियों के समन्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो सेरिबेलम हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें बार-बार देखिए और 72 में कैसा आएगा उस हिसाब से पढ़ लेना है। इससे पैटर्न पता चल रहा है कि साइंस 11th-12th को भी पढ़ना पड़ेगा, और साइंस ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और करंट भी ज़्यादा डीप में नहीं गया है, करंट भी पूछे जा रहे हैं, एक्स पर जो सवाल आते हैं उनको भी पूछा गया है, और फिर इसमें से